हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स नेट अचीवर्स में। तो आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की शुरुआत की कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले कौन से इकोनॉमिक्स आए थे, उनका किस में विश्वास था, वो किस तरह के उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे इकोनॉमिक्स को लेके। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ को माना जाता है, और केन जो है वो है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स न्यू इकोनॉमिक्स। यानी कि जब मैक्रो पहले एक सिंपल इकोनॉमिक्स थी, जब माइक्रो और मैक्रो अलग किया गया 1929 में जो डिप्रेशन आया था इकोनॉमी में, तो उस टाइम क्लासिकल के जो व्यू थे वो टोटली जो थे वो फेल हो गए थे। तो केन्स जो था वो ज़्यादा पॉपुलर में आया, उसने अपने व्यू दिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की उसने शुरुआत की। मैक्रो लेवल पे जो स्टडी मेनली हम मानते हैं तो वो केन्स से शुरुआत मानी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन से इकोनॉमिस्ट थे, उनका क्या टाइम पीरियड रहा, कब तक कौन से इकोनॉमिस्ट कौन से टाइम पीरियड में आए, तो इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन से इकोनॉमिस्ट आए थे, उनका क्या टाइम पीरियड था। तो वो थे मर्केंटलिस्ट इकोनॉमिस्ट, यानी कि 1500 से 1600 ईस्वी के बीच जितने भी इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग अपनी थ्योरीज दी, अपने व्यू दिए, उनको मर्केंटलिस्ट इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इनको मर्केंटलिस्ट इकोनॉमिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके जो व्यू थे वो मेनली जो थे वो ट्रेड के ऊपर फोकस था इनका भी। मर्केंटलिस्ट जो इकोनॉमिक्स थे इसमें वो सारे इकोनॉमिक्स आते हैं जिन्होंने मेनली मेजोरिटी में बात जो है वो ट्रेड की थी। ट्रेड का मतलब है कि एक कंट्री अगर ग्रोथ करना चाहती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, और ट्रेड में भी इनका मतलब मेन था कि ट्रेड सिर्फ एक्सपोर्ट्स से मतलब था इनको, ये ट्रेड को एक्सपोर्ट से जोड़ते थे भी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और कम से कम इंपोर्ट हो। और इंपोर्ट का मायना इनके लिए था कि आप कच्चा माल रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री से मंगवाएं, प्राइमरी गुड्स, और उनको तैयार करके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में बदल के फिर आप उनको एक्सपोर्ट करें। यानी जो कंट्री जितना ज़्यादा ट्रेड करती है वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, उतनी ज़्यादा वेल्थी होगी, उसका वेलफेयर होगा। यानी कि ये जो है मेनली इनकी जो टेक्निक्स थी, ट्रिक्स थी, इनका मेन फोकस था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, आप दूसरे देशों को जो है वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करके उनको सेल करो, और जिससे जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा कंट्री में जो है वो वेल्थ आएगा, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा। क्योंकि 1500 से 1600 ईस्वी का टाइम पीरियड माना जाता है, तो उस टाइम बार्टर सिस्टम था, तो ट्रेड के बदले जो है उस टाइम गोल्ड और सिल्वर मिलता था। तो इसलिए जो मर्केंटलिस्ट इकोनॉमिक्स थे उनका मेन फोकस था कि ग्रोथ डेवलपमेंट कम करना है एक कंट्री को, तो वो अपनी कंट्री में ट्रेड को बढ़ाए। अगर ट्रेड बढ़ता है तो इकोनॉमी में बाकी सेक्टर्स अपने आप ग्रो करेंगे और इकोनॉमी ग्रोथ के पाथ पर चलना शुरू हो जाएगी। तो 1500 से 1600 ईस्वी में याद रखना मर्केंटलिस्ट इकोनॉमिक्स आए थे, और इन्हीं से इकोनॉमिक्स की शुरुआत मानी जाती है। सबसे पहले इनके कोई नाम फिक्स नहीं है, इनके कोई प्रॉपर स्टडी हम नहीं कह सकते, परंतु जो 1500 से 1600 ईस्वी के बीच जितने इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने अपने विचार इकोनॉमिक्स की ग्रोथ और इकोनॉमिक्स के ऊपर दिए हैं उन सबको मर्केंटलिस्ट बोला जाता है। इनके व्यू पॉपुलर रहे 1500 से 1600 में। सभी जो है उस टाइम का जो इन्वायरमेंट था, सरकमस्टेंसेस था, तो उस तरह उस टाइम में जो है ये जो व्यू थे ट्रेड वाले ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, इस पे फोकस किया जाता था। कुछ टाइम बाद क्योंकि जो भी इकोनॉमिक्स आते हैं जिनकी थ्योरी आती है उनका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमी जो होती है डायनेमिक होती है, चेंजेस आते रहते हैं, तो जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो होती है, इकोनॉमिक्स का मायना जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो हम बात करेंगे कि उनके बाद कौन से इकोनॉमिक्स पॉपुलर हुए, तो वो थे फिजियोक्रेट्स 1600 से 1700 में। सेकंड जो थे वो 1600 से 1700 में फिजियोक्रेट्स इकोनॉमिक्स आए थे। तो इन्होंने क्या था, इन्होंने डिस्कार्ड किया कि जो मर्केंटलिस्ट थे वो ट्रेड पे फोकस करते थे, भी ट्रेड है तो ग्रोथ है, बट फिजियोक्रेट्स उनसे डिफरेंट थे। उन्होंने बात की एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की। इन्होंने कहा भी अगर एक कंट्री को ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो मेनली क्या है कि जो डेवलपिंग जैसे इंडिया है तो वो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले एक इकोनॉमी ग्रोथ डेवलपमेंट का पहला उसूल यही होता है कि आप पहले प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करो, फिर टर्शरी सेकेंडरी को करो, फिर टर्शरी सेक्टर पे आओ आप।
तो ये एक प्रोसेस होती है। कोलिन क्लार्क ने ये बताया था कि इस तरह से आप सेक्टर वाइज जो है वो डेवलपमेंट आप ग्रोथ कर सकते हो पहले से उठा के। तो इनका मेन मानना था कि अगर आप एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर आप फोकस करते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होती है, और ज़्यादातर जो है फोकस जो है वेल जो स्कीम्स होती है वो एग्रीकल्चर पे मेन, मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करो। एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तो उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो दूसरे सेक्टर पे पड़ेंगे और वो अपने आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे और इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की पाथ पर चल पड़ेगी। तो यानी कि जो 1600 से 1700 इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स थे उनको फिजियोक्रेट्स बोला जाता है, और उनके जो विचार थे इकोनॉमिक्स की ग्रोथ को लेकर वो थे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, यानी कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात करते थे इस टाइम पीरियड के जो इकोनॉमिक्स थे। तो उसके बाद जो है इनके बाद आए क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जिनकी आप ज़्यादातर व्यू है वो पढ़ते हैं। माइक्रोस जो है क्लासिकल की मेनली फोकस है। क्लासिकल के व्यू जो है 1929 में इनके 1929 की जो महामंदी थी तब तक इनके व्यू बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इनके विचार ही सबसे ज़्यादा फेमस थे। परंतु 1929 की महामंदी में जब इनके विचार जो थे, इनकी जो जम्पशंस थी वो फेल हो गई, फिर उसके बाद केंज आए। तो सबसे पहले हम क्लासिकल की बात करते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का टाइम पीरियड था 1700 से 1850 के बीच। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ओरिजिनेटेड बाय क्लासिकल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्नरी इकोनॉमिक्स, यानी कि इससे पहले के जो इकोनॉमिक्स थे उनके सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि विचार थे इकोनॉमिक्स के रिकॉर्डिंग, हमें प्रॉपर उनकी कोई थ्योरी वगैरह या इतनी ज़्यादा उनका वो लिखा हुआ मैटर नहीं मिलता। हम ये कह सकते हैं उनसे शुरुआत हुई थी, पर प्रॉपरली जो इकोनॉमिक्स का रिटर्न में हम ये कह सकते हैं साइंटिफिक जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक्स, तो वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के आने से हुई थी। यहाँ पे जो प्रॉपर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है वो एक उभर के आने लगा था, इकोनॉमिक्स की डेवलपमेंट होने लगी थी जब एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो रिटर्न में एक सिस्टमेटिक ढंग से इकोनॉमिक्स के बारे में लिखना शुरू किया था। और इनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 की बुक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन पूरा नाम है इस बुक का। शॉर्ट फॉर्म में इसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। एडम स्मिथ की सबसे पॉपुलर बुक है ये, और यहीं से इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई है मेन। ये जो है दे कंसर्न इकोनॉमिक्स विद वेल्थ रिसोर्सेज, यानी एडम स्मिथ की बुक के नाम से ही आपको पता चलता है कि इकोनॉमिक्स को इन्होंने वेल्थ से जोड़ा है। भी वेल्थ रिसोर्सेज, जो वेल्थ कितना है कंट्री में, रिसोर्सेज कितनी है, तो उनके बारे में इकोनॉमिक्स ये जो क्लासिकल थे उन्होंने इनके बारे में बात की है। इनकी काफ़ी अजम्पशंस हैं, इकोनॉमिक्स की काफ़ी चीज़ें लेके चलते हैं। गवर्नमेंट को ये जो थे वो निगलेक्ट करते थे, गवर्नमेंट के रोल को मेनली जो थे ये क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे वो जो लेजिज फेयर पॉलिसी, इनविजिबल हैंड, इस तरह के इनके जम्पशंस थे जो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ कि कौन से इकोनॉमिक्स कब कब आए। तो ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे इनमें मेनली जो फेमस थे वो एडम स्मिथ, होलस, एजवर्थ, माल्थस, रिकार्डो, कुर्नेटो, जेएस मिल, जेबी से करते थे। वही बातें जो है वो नियो क्लासिकल उन्हीं को फॉलो करते थे मेनली। तो इसके बाद जो है कैटेगराइजेशन अगर हम करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो क्लासिकल के बाद जो केंजियन इकोनॉमिक्स जो 1930 से 1960 के दौरान माने जाते हैं, उनका मेन जो था वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करते थे, क्योंकि केन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और केन्स की एक फेमस बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में ये बुक आई थी। यहीं से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी शुरुआत मानी जाती है। क्लासिकल नियो क्लासिकल के बाद जो थे वो मेनली केन्स इकोनॉमिक्स आए थे, जो उन्होंने मैक्रो जो थी वो महामंदी के बाद के जो व्यू आए थे। इनका टाइम पीरियड 1930 से 1960 के बीच रहा था। इनको ओरिजिनेटेड बुक ऑफ मैक्रो न्यू इकोनॉमिक्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत जो है वो केन्स से मानी जाती है। केन्स के जो व्यू थे वो टोटली अपोजिट थे क्लासिकल के। क्लासिकल जो थे
वो मेनली जो थे फोकस करते थे भी गवर्नमेंट का इकोनॉमी में कोई रोल नहीं होता, लेजिस फेयर पॉलिसी होती है, इनविजिबल हैंड काम करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। परंतु 1929 की महामंदी में उनकी विचारधाराएं, उनके थॉट्स जो थे वो फेल हो गए थे। इकोनॉमी में सप्लाई थी परंतु डिमांड नहीं हो रही थी, तो गवर्नमेंट का जो रोल को वो निगलेक्ट करते थे। वहाँ पे देखने को मिला कि गवर्नमेंट को आगे आके इकोनॉमी को ठीक करना पड़ा, जिस वजह से जो था केज ने ये कहा था कि भी एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल हस्तक्षेप या रोल जो होता है वो ज़रूरी होता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो जो 1930 से 1960 के बीच थे वो केन्स के व्यू जो थे वो पॉपुलर रहे। बाकी ज़्यादा डिटेल में हम इनकी बातें नहीं करते, अभी हम सिर्फ इनके टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है इनके बाद आते हैं मोनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स। तो इनका टाइम पीरियड 1960 से 70 के बीच रहा। इसमें मेन जो था वो मिल्टन फ्रीडमैन था, और ये जो मेन थे ये इनका मेन फोकस था मनी के ऊपर। ये मानते थे कि मनी ओनली मनी मैटर, यानी कि मनी को जो था क्लासिकल तो मनी को सिर्फ ये कहते थे कि इट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो सिर्फ एक्सचेंज के लिए हम यूज़ करते हैं, लेन देन के लिए, विनिमय के लिए। परंतु मोनेटरिस्ट जो थे उनका मानना था कि मनी जो होती है सिर्फ एक्सचेंज का काम नहीं करती, ओनली मनी मैटर करती है भी। जितनी ज़्यादा मनी होती है उतनी ज़्यादा ग्रोथ होएगी, यानी कि मेन जो था ये एक एसेट्स, एक गुड्स के रूप में लेके चलते थे मनी को, यानी मनी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी इन्होंने। तो उसके बाद जो थे वो आते हैं NCE, यानी कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स आए थे तो 1970 से 1990 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा। और इन इकोनॉमिक्स ने क्या था कि जो 1929 की महामंदी के दौरान क्लासिकल के व्यू जो फ्लॉप हो गए थे, इन्होंने फिर से क्लासिकल को ही ये मेन लेके चलते थे, ये उनके व्यू को ही फॉलो करते थे। तो इन्होंने फिर से एक बार जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के व्यू पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। इनको रेडिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये जो क्लासिकल की जो जम्पसन्स थी, लेजिस फेयर पॉलिसी हो गई, इनविजिबल हैंड हो गए, जो फेमस इनके जम्पसन्स थी, उनके ऊपर ये उनको जो थे उनकी विचारधाराओं से टोटली सहमत थे। इन्होंने उन्हीं को प्रमोट किया, हम ये कह सकते हैं। इनको रेडिकल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, वो जो है वो मेनली इनकी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की दी हुई है। यानी रैशनल एक्सपेक्टेशन होती है कि जहाँ पे ना तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है ना फिस्कल पॉलिसी होती है, क्योंकि लोग पहले से अवेयर हो जाते हैं, उनको एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, उनको पता लग जाता है भी गवर्नमेंट ये स्टेप उठाने वाली है इकोनॉमी में जो कंडीशन, तो वो अंदाज़ा लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो पहले ही खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। और गवर्नमेंट की कोई भी अगर गवर्नमेंट जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो इसका इफेक्ट जो होता है वो डाउन चला जाता है, और वो पॉलिसी काम नहीं कर पाती वहाँ पर, क्योंकि लोग पहले से अवेयर हैं भी ऐसा कुछ करेगी सरकार। तो ये जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस जो है वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की दी हुई है। इसमें थॉमस सार्जेंट, रॉबर्ट बेरियो लुकास, ये जो इकोनॉमिक्स जो है पॉपुलर माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। 1990 से 2000 के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है इनका। दे आल्सो नोन एज रीगन इकोनॉमिक्स। इनको रीगन इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यूएसए का प्रेसिडेंट था रीगन। उस टाइम इकोनॉमी में यूएसए की इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, और इकोनॉमी को राइज करने के लिए कुछ इकोनॉमिक्स ने सजेस्ट किया उनको, रीगन को, कि आप जो है वो सप्लाई साइड से फोकस करो, यानी इकोनॉमी में जितनी ज़्यादा वो सप्लाई बढ़ाओ, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए इनको सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने कहा भी इकोनॉमी में कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम होता है, तो आप जो है वो सप्लाई पे फोकस करो, यानी कि जितनी ज़्यादा आप सप्लाई बढ़ाते जाओ, सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। यानी कि मेनली जो है इनके व्यू भी हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से क्लासिकल जैसे है, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे वो भी सप्लाई साइड थे। उनका भी ये कहना था कि सप्लाई बढ़ाओ, डिमांड तो अपने आप क्रिएट हो जाएगी। केन्स था वो डिमांड साइड था, उसने कहा था डिमांड बढ़ाओ फिर सप्लाई हो गई। तो इस तरह से जो है वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स थे वो 1990 से 2000 के बीच में रहे। इनमें आर्थर लेफर, रॉबर्ट मंडेल जो है वो फेमस माने जाते हैं। इनके बाद जो इकोनॉमिक्स आते हैं उनको न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, और जिनका टाइम पीरियड 2000 ऑनवर्ड, यानी कि 2000 के बाद जितने भी अब तक इकोनॉमिक्स चल रहे हैं वो सारे न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। उनकी विचारधारा न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स की काम कर रही है, जिनमें मेनली डॉन बूसमैन, क्यूएट से जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो वो आते हैं।
तो यहाँ पे हमने आज की जो है इस लेक्चर में बात की है कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत जो है 1500 से हुई है, और अब 2000 के बाद तक कौन से इकोनॉमिक्स आए, कौन से किस टाइम पीरियड में रहे, उनको एक टाइम पीरियड यानी कि एक स्पेसिफिक नाम से जाना गया, क्यों जाना गया, किस चीज़ के ऊपर उनका फोकस था, कौन किस चीज़ को लेके चलता था। तो ये सब बातें जो है हमने इसमें डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नेट जेआरएफ करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, आपको जो है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पे मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।